और अब डीएनए में एक एक्स्ट्रा विचार आपके सामने रखते हैं और यह विचार एक सवाल से शुरू होगा। सवाल यह है कि क्या आपने कभी कर्ज या बैंक लोन लिया है? हमें पूरा यकीन है कि अगर आपने किसी से कुछ रुपए भी कर्ज के तौर पर लिए हैं तो डीएनए देखते हुए भी आपके मन में यह विचार जरूर चल रहा होगा कि आप इस कर्ज के पैसे को कैसे लौटाएंगे, इस लोन को कैसे चुकाएंगे, और आप सोच रहे होंगे कि जल्द से जल्द ये कर्ज आपके सिर से किसी तरह उतर जाए। हर शरीफ आदमी ऐसा ही सोचता है, क्योंकि कर्ज किसी शरीफ आदमी को अच्छा नहीं लगता। दुनिया के सबसे अमीर देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फाउंडर्स में से एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि कर्ज में डूबकर सुबह सुबह बिस्तर से उठने से अच्छा है रात में भूखे सो जाना। सरल भाषा में कहें तो कर्ज लेने की प्रवृत्ति से अच्छा है अपनी जरूरतों को कम कर लेना। लेकिन फिर भी कभी कभी आम आदमी, किसान और गरीब लोग कर्ज या लोन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार इनमें से कुछ लोग वक्त पर लोन नहीं चुका पाते, इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते और फिर उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं, धमकियों और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। लोन देने वाले बैंक देश के किसानों से कर्ज वसूली के नाम पर उनके ट्रैक्टर जब्त कर लेते हैं। आम आदमी के घर पर रिकवरी एजेंट भेजकर उसे धमकाया जाता है। गरीब कर्जदारों को बेइज्जत करने के नए नए तरीके निकाले जाते हैं और कुछ लोग तो इससे तंग आकर आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन हमारे ही देश में एक विरोधाभास यह भी है कि जब अमीर लोग कर्ज बड़े बड़े पूंजीपति बैंकों से लोन लेते हैं तो उन्हें करोड़ों का लोन बेहद आसान शर्तों पर दे दिया जाता है। यानी हमारे देश में अमीर लोग कर्ज की चादर ओढ़कर चैन की नींद सो सकते हैं और इस कर्ज की वापसी के लिए कोई बैंक उनके पास अलार्म बजाकर उन्हें नींद से जगाने की कोशिश नहीं करता। हमारे देश में अमीर लोगों के सिर पर हजारों करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन ना तो बैंक इस लोन को वसूलने के लिए गंभीर दिखाई दे रहे हैं और ना ही ये अमीर कर्जदार अपना कर्ज चुकाना चाहते हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने लोन लेकर भूल जाने वाले अमीर लोगों पर, पूंजीपतियों पर एक टिप्पणी की है। इस टिप्पणी के बारे में आपको पता होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 57 बड़े कर्जदारों की लिस्ट पढ़ते हुए खुलासा किया है कि इन कर्जदारों पर 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। जी हां, फिर से सुन लीजिए, 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज। यह लिस्ट आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद अदालत में जमा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए आरबीआई से पूछा कि क्यों ना इन कर्जदारों के नाम सार्वजनिक कर दिए जाएं। इस पर आरबीआई के वकीलों ने कहा कि सभी कर्जदार विलफुल डिफॉल्टर्स नहीं हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम नाम घोषित करते हुए उनके साथ में यह लिख दें कि ये लोग विलफुल डिफॉल्टर्स नहीं हैं तो क्या यह पर्याप्त होगा? यहां पर आपको बता दें कि आरबीआई नहीं चाहता कि इन बड़े कर्जदारों के नाम, इन बड़े पूंजीपतियों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, जबकि ये लोन वापस नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में सौंपी गई इस लिस्ट में उन लोगों के नाम हैं जिन पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है या लोन है। यानी हमारे सिस्टम में इतनी भी इच्छा शक्ति नहीं है कि वो अमीर कर्जदारों के नाम सार्वजनिक कर सके, वो भी तब जब ये लोग पैसा नहीं लौटाना चाह रहे हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह भी है कि 2014 और 2015 में देश भर में कुल 7,340 किसानों ने आत्महत्या की थी। एनसीआरबी के मुताबिक इनमें से ज्यादातर किसान कर्ज से परेशान थे, जबकि 2016 में मार्च महीने तक 116 किसान कर्ज की वजह से आत्महत्या कर चुके थे। यह बहुत हैरानी की बात है कि कर्ज के बोझ से दबे हुए आम लोग और किसान ही अक्सर आत्महत्या करते हैं, वो भी तब जब इनके सिर पर सिर्फ कुछ हजार या कुछ लाख रुपए का ही कर्ज होता है, यानी छोटा सा लोन होता है। लेकिन आपने शायद ही कभी ऐसा सुना होगा कि कर्ज लेने वाले किसी बड़े पूंजीपति ने आत्महत्या कर ली हो, बल्कि बड़े कर्जदार उधार चुकाने से इनकार करके अक्सर छुट्टियां मनाने देश से बाहर चले जाते हैं और कभी कभी तो लौट कर नहीं आते, या फिर खुद को दिवालिया बताकर मौज उड़ाते हैं। यानी कर्ज से परेशान होकर आत्महत्या करना सिर्फ देश के किसानों, गरीबों और मजबूर लोगों का लक्षण है। पूंजीपतियों और रसूखदार लोगों में ये लक्षण नहीं पाए जाते। यहां हम किसी को आत्महत्या करने के लिए उकसा नहीं रहे हैं, बल्कि हम पूरे देश को आत्ममंथन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अमीर और गरीब के बीच का यह फर्क ही भारत की सबसे बड़ी समस्या है। जिसके पास पैसा और रसूख है वो खुद को सिस्टम से ऊपर समझ लेता है और अपनी मनमानी करता है, जबकि सामान्य लोग
कोई जुगाड़ नहीं लगा पाते और सिस्टम उनका अपमान लगातार करता रहता है। कभी यह चर्चा नहीं होती कि उनका नाम सार्वजनिक किया जाए या नहीं। आपने नोट किया होगा कि जब कोई गरीब आदमी लोन नहीं दे पाता, कोई किसान लोन नहीं दे पाता, तब यह चर्चा नहीं होती कि उसका नाम सार्वजनिक किया जाए या नहीं। उसको सबके सामने अपमानित किया जाता है, उसका नाम बदनाम किया जाता है। उनसे यह भी नहीं पूछा जाता कि वो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं या नहीं। आपने अक्सर यह बात सुनी होगी कि हमारे संविधान में कानून सबके लिए बराबर है, सबके एक जैसे कर्तव्य हैं और सब पर एक जैसे कानून लागू होंगे। लेकिन असल में जब आप बाहर असल जीवन में देखेंगे या जब कभी आप बैंक से लोन लेंगे, तब आपको यह पता चलेगा कि शायद हमारे देश में अमीरों के लिए अलग कानून है और गरीबों के लिए अलग कानून है। हम चाहते हैं कि आप इस पर आज विचार करें, इस बारे में सोचें। भारत में एक बहुत मशहूर कहावत है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। इस कहावत का सरल भाषा में अर्थ यह है कि इंसान को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है और पूरे कर्मों का फल उसे भुगतना ही पड़ता है, यानी बुरे कर्मों का फल उसे हमेशा मिलता है। यह कहावत आज पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती है। हालांकि पाकिस्तान भारत की हर बात से नफरत करता है और इसीलिए शायद उसे यह कहावत भी अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन पाकिस्तान ने आतंकवाद का जो बबूल अपनी जमीन पर बोया था, अब उसके कांटे पाकिस्तान को ही चुभने लगे हैं। आतंकवाद के एक ऐसे ही कांटे ने कल रात बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में 60 लोगों की जान ले ली। क्वेटा में पुलिस एकेडमी पर हुए एक फिदायीन हमले में पुलिस में भर्ती की ट्रेनिंग ले रहे 60 कैडेट्स की मौत हो गई। इस हमले को फिदायीन जैकेट पहनकर आए 3 आत्मघाती हमलावरों ने अंजाम दिया। हमले के दौरान 2 आतंकवादियों ने खुद को बम से उड़ा लिया, जबकि एक आतंकवादी को पाकिस्तान की सेना ने जवाबी कार्रवाई में मार डाला। आतंकवादियों ने ट्रेनिंग ले रहे कैडेट्स के स्लीपिंग क्वार्टर्स को अपना निशाना बनाया था, यानी जिस वक्त ये कैडेट्स सो रहे थे उस वक्त उन पर हमला किया गया। जिस वक्त यह हमला हुआ उस वक्त पुलिस एकेडमी में करीब 700 कैडेट्स मौजूद थे। पाकिस्तान की जांच एजेंसियों का दावा है कि यह हमला लश्कर-ए-जंगवी नामक संगठन के आतंकवादियों ने किया है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा है कि उसके 3 हमलावर इस हमले में शामिल थे, जिन्होंने आत्मघाती जैकेट्स पहनी हुई थी। हमलावरों के पास मशीन गन और ग्रेनेड्स मौजूद थे। हमला करने आए आतंकवादियों ने कई कैडेट्स के सिर पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी, यानी आतंकवादियों ने खुद को बम से उड़ाने से पहले पुलिस की ट्रेनिंग ले रहे कैडेट्स को बहुत करीब से गोली मारी। इस हमले में 120 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं और इसी दौरान पाकिस्तान में ISIS का प्रभाव भी तेजी से बढ़ रहा है। 18 अक्टूबर को DNA में हमने आपको बताया था कि कैसे ISIS के कई बड़े लीडर पाकिस्तान में पनाह लेने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तानी फौज के अफसर ISIS की मदद कर रहे हैं। पाकिस्तान के ये फौजी अफसर पश्चिमी एशिया के देशों में ISIS के आतंकवादियों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पाकिस्तान ने ISIS के आतंकवादियों को अपने यहाँ कुछ दिन गुजारने का जो ऑफर दिया है, उसमें एक शर्त यह भी है कि इन आतंकवादियों को पाकिस्तान में रहते हुए भारत के खिलाफ हमले करने होंगे। लेकिन पाकिस्तान को इस बात की समझ नहीं है कि आतंकवादी किसी देश या किसी सरकार के सगे नहीं होते। आतंकवादी पाकिस्तान में भले ही खुद को सुरक्षित महसूस करते हों, लेकिन आतंकवादियों की मौजूदगी की वजह से पाकिस्तान खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता। अगर क्वेटा में पुलिस एकेडमी पर हुए हमले को ISIS ने अंजाम दिया है, तो ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान न सिर्फ आतंकवादियों का ट्रेनिंग ग्राउंड बन गया है, बल्कि ये आतंकवादी बम धमाकों और फिदायीन हमलों के लिए पाकिस्तान को ही एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान को आतंकवाद का ऐसा रोग लग चुका है कि वो खुद ही आतंकवाद के बीज बोता है, खुद ही आतंकवाद की फसल उगाता है और खुद ही आतंकवाद को बेचता है और उसका शिकार भी बनता है। पाकिस्तान में आतंकवादियों को खुलेआम घूमने और खून बहाने की इजाज़त है, जबकि पाकिस्तान के आम लोग कभी भी और कहीं भी मारे जा सकते हैं। इस बीच पाकिस्तान ने 5000 संदिग्ध लोगों के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं, बैंक अकाउंट्स, और इनमें जैश-ए-मोहम्मद का आतंकवादी मसूद अजहर भी शामिल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के बुरे दिन आ गए हैं। ये कदम उठाकर पाकिस्तान ने एक तरह से आतंकवादियों को अपने नए अकाउंट्स खोलने का गुप्त इशारा दिया है।
जैसे बस उसने मुझे देखा सीधा शूट किया मुझे। हम लोगों को कोई पता नहीं था, बस किधर से आ रहा है, बस खिड़कियों के नीचे बस हम लोगों को मार रहा था बस। पाकिस्तान ने आतंकवाद के जो बीज पूरी दुनिया में बोए, उसकी फसल अब उसे खुद काटनी पड़ रही है। आतंकवाद पाकिस्तान के डीएनए में अंदर तक घुस चुका है और अब ये आतंकवाद घाव बनकर पाकिस्तान को अंदर ही अंदर गला रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में सोमवार रात 700 बेगुनाहों पर 3 आतंकवादी मौत बनकर टूट पड़े। 18 से 25 साल के ये नौजवान क्वेटा की पुलिस एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन सोमवार की रात इनमें से 60 नौजवानों का सपना हमेशा के लिए मौत की नींद सो गया। जैसे बस उसने मुझे देखा सीधा शूट किया मुझे, फिर वो हॉस्टल के अंदर चले गए सर। कितने लोग थे अब जिस वक्त हमला हुआ? सर अंदाजा नहीं देख सकता सर। अच्छा। बस वो 5-6 फायर ऊपर मारा, बस 2-3 हाथ में लगा गोली, उसके बाद वो सर अंदर चले गए। ट्रेनिंग एकेडमी में हाथों में मशीन गन और ग्रेनेड लिए हुए 3 आतंकवादियों ने पहले तो कैडेट्स को गोलियां मारनी शुरू कर दी। ठीक वैसे ही जैसे 2014 में पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में हुआ था, और इसके बाद 2 आतंकवादियों ने खुद को बम से उड़ा लिया। इस हमले में 60 कैडेट्स और गार्ड्स की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। उसके बाद एक ब्लास्ट हुआ हॉस्टल, एक बारक के अंदर हुआ। कम से कम वहाँ पे ज़्यादा नहीं तो 100 बंदा तो उस बारक के अंदर था। वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा शहीद हुए। उसके बाद जब लास्ट में एफसी वाले जब आए, एफसी वालों ने जब कंट्रोल किया, एक ब्लास्ट वाला बैठा हुआ था, एक बारक है उसमें बैठा हुआ था, वो अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। एफसी वाले ने जब उसको पीछे से पकड़ा, उसने अपने आप को वहाँ पे ब्लास्ट किया। इस हमले की जिम्मेदारी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया ने ली है, लेकिन पाकिस्तान की जांच एजेंसियों का दावा है कि यह हमला तहरीक तालिबान पाकिस्तान के सहयोगी संगठन लश्कर-ए-जंगी ने किया है। दहशतगर्दों का तो काम ही यह है कि वो रोजमर्रा के मामूलात में खलल डालें। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में चारों तरफ आतंकवाद वाला अंधेरा है, लेकिन वहां के नेता जिहादी चश्मे से इस अंधेरे को देख नहीं पाते। अभी चाइना ना होता तो अभी ये जो बहुत बड़ा फोरम हुआ था, उसमें अगर चाइना पाकिस्तान के साथ ना खड़ा होता तो वो डिक्लेयर करवा गए थे पाकिस्तान को कि ये सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान से है। चश्मदीदों के मुताबिक आतंकी पुलिस की वर्दी में ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल हुए थे। अंदर घुसते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के सामने दिक्कत ये थी कि बिल्डिंग में एक ही एंट्री पॉइंट था, जिस पर आतंकियों ने कब्जा कर रखा था। पुलिस सेंटर का ये हालत हो, फिर वहाँ हमारे दफ्तर का क्या, कचहरी का क्या, किसी इंतजामी दफ्तरों का क्या हालत होगा। इतने आला गुलामी कोई किसी दहशतगर्द का पता भी हो, वो अपने बंदे को नहीं, फोर्स को नहीं संभाल सकता है, तो फिर आवाम का खुदा हाफिज। पाकिस्तान की आतंकवाद को निर्माण, उसे बेचने और उसे खरीदने वाली आदत उसके अपने लोगों का खून बहा रही है, लेकिन पाकिस्तान के अकल पर पड़ा पर्दा हटने का नाम नहीं ले रहा। Let me express grief for any loss of life. किसी का भी होने दो। We don't believe in violence and this kind of violence. But हमारे इसमें एक कहावत है जिसमें एक असूर का हम लोगों ने, I am not describing any country with that. भस्मासुर का ये किया है। कभी कभी खुद जो चालू करते हैं, shows the importance of not creating uncontrollable वायलेंस। आतंकवाद सबसे बड़ा दुश्मन है पाकिस्तान का भी और दुनिया का भी, और पाकिस्तान को अभी आवश्यकता है कि हर प्रकार के आतंकवादी, चाहे वो गुड हो चाहे वो बैड हो, उनको खत्म करें। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सहूलियत के तराजू पर तौलता है, इसलिए भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने वाले लश्कर और जैश के आतंकी पाकिस्तानी लोकतंत्र का हिस्सा बन जाते हैं, और पाकिस्तान में लोगों का खून बहाने वाले आतंकवादी पाकिस्तानी सेना के सबसे बड़े दुश्मन। Individuals do have views, and that reflects the strength of our democracy, that people they do raise questions and express their views. So I do not find anything out of the ordinary here. यानी पाकिस्तान आतंकवाद के सांप पालता है, उन्हें भारत को डसने के लिए दूध पिलाकर ताकतवर बनाता है, लेकिन ये भूल जाता है कि ये सांप उस पर भी हमला करने के लिए तैयार है।
जिन लोगों को इन्होंने इस्तेमाल किया बलोचों के अगेंस्ट, उन्होंने आके इनके पुलिस वालों को मार दिया। ये वही बात हिलरी क्लिंटन की है कि सांप अगर पालोगे अपने पिछवाड़े में तो वो आपको भी काट सकता है, और आज ये काट गया पाकिस्तान को। पाकिस्तान में आम लोग मारे जाते हैं तो भारत समेत पूरी दुनिया दुख का इजहार करती है, लेकिन आतंकवादी हमलों में जब भारत के लोग मारे जाते हैं तो पाकिस्तान हमलों की निंदा करने के बजाय उसे अलग ढंग से परिभाषित करने लगता है। पाकिस्तान को अब यह समझना होगा कि भारत के पाले गए आतंकी एक दिन उसका सर्वनाश कर देंगे। क्वेटा आतंकी हमले के बाद भी अगर पाकिस्तान नहीं संभला तो एक दिन ना ये आतंकी बचेंगे, ना ही बचेगा पाकिस्तान। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।